हेलो एवरीवन। तो आज जैसे मंडे है और हमने शेड्यूल बनाया था कि मंडे ट्यूसडे सीटीपी की क्लास होगी, तो आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है अधिगम। अधिगम के बारे में देखते हैं और पहले हम इस स्लाइड में समझेंगे, उसके बाद हम बढ़ चलेंगे नोट्स की तरफ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू आया है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की क्लासेस मिलती रहे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में क्या है? परिवर्तन आता है। तो वही क्या है? अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। ठीक है, और ये जो अधिगम है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है, और वही क्या कहलाता है? वही अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिससे हम कुछ सीखते हैं। अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। जैसे डेफिनेशन भी है ये कि अधिगम किसे कहते हैं, तो अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, अधिगम जब व्यक्ति या बच्चा कुछ भी सीखता है तो उसके व्यवहार में एक परिवर्तन होता है जो कि स्थायी परिवर्तन होता है, उसे ही अधिगम कहते हैं। ठीक है, अब ये जो व्यवहार शब्द है, ये किसने सबसे पहले दिया था? तो ये दिया था विलियम मैकडूगल ने। और किसमें दिया था? अपनी पुस्तक में दिया था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में ये व्यवहार शब्द दिया था। ठीक है, देखिए व्यवहार शब्द दिया था विलियम मैकडूगल ने, लेकिन व्यवहारवाद के जो जनक है वो जेबी वॉटसन है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किसी भी प्रकार का टेट का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो जेबी वॉटसन है। ठीक है, और व्यवहार शब्द किसने दिया है? तो व्यवहार शब्द दिया है विलियम मैकडूगल ने। किसमें दिया है? अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में दिया है। और जैसे पूछेगा कि ये तो अधिगम की बात हो गई, लेकिन जैसे आया कि अधिगम के सिद्धांत किसने दिए हैं, ये सब जो मैं बता रही हूँ ये सब थोड़ा कंफ्यूज करने वाले हैं। जैसे व्यवहार शब्द दिया है विलियम मैकडूगल ने, लेकिन व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन है। ठीक है, इसी प्रकार अधिगम का तो ये पूरा टॉपिक है, लेकिन अधिगम के सिद्धांत किसने दिए हैं? वो दिया है कोहलर ने। ठीक है, तो ये स्लाइड हो गई है। अब हम चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। आगे देखते हैं अधिगम। अधिगम क्या होता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जब भी हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है जो कि अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो उसी को हम डिटेल में देख लेते हैं। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन तथा परिमार्जन कहता है। तो पहला तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तनों को सीखना नहीं कहा जाता। जैसे कि सभी तरह के व्यवहार में परिवर्तन होता है, जैसे कि कुछ निगेटिव परिवर्तन भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव परिवर्तन भी होते हैं। तो पॉजिटिव परिवर्तन को तो हम सीखना बोलते हैं, बट जो निगेटिव परिवर्तन होते हैं व्यवहार में उनको सीखना नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जैसे कि थकान, बीमारी, डर, दवा खाने से, परिपक्वता आदि से हुए व्यवहार में परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आता। जैसे कि थकान है, बीमारी, डर, दवा खाने, इन सब से अगर व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, बीमारी की वजह से जैसे परिवर्तन हो रहा है व्यवहार में, तो ये सब क्या है? अधिगम की श्रेणी में नहीं आता, इसको सीखना नहीं बोला जाता। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में रुचि, प्रेरणा, वातावरण आदि का विशेष स्थान होता है। ठीक है, रुचि होगी तो जैसे हमें कुछ सीखना है, अगर उसके लिए हमें उसमें इंटरेस्ट है, रुचि है हमारी, तो हम उसको बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से रुचि, प्रेरणा और वातावरण आदि का स्थान विशेष होता है। अब हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। कभी कभी तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन लिख देगा कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? तो आपको पता होना चाहिए, ये गेट्स ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। नवीन ज्ञान मतलब नया ज्ञान हम सीख रहे हैं, तो ये क्या है? ये अधिगम की प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। लास्ट है क्रो एंड क्रो का, सीखना आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने। ये 3 डेफिनेशन मैंने ली है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं देखिए अधिगम क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, यूनिवर्सल प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम का एक उद्देश्य होता है। यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं, हम उसका लक्ष्य बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, तो हम उसको आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे हम उसको औपचारिक शिक्षा के रूप में सीखें या अनौपचारिक शिक्षा के रूप में सीखें। अधिगम क्या है? हम जिंदगी भर सीखते हैं। ठीक है, अनुभवों का संगठन है। जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम अनुभव हासिल
हासिल करते हैं उनको हम संगठित करते हैं, है ना। तो अनुभवों का संगठन है अधिगम, ठीक है। समायोजन की एक प्रक्रिया है, जब हम जैसे हम किशोरावस्था में जाते हैं तो किशोरावस्था में अधिगम किशोरावस्था में क्या होता है, समायोजन में प्रॉब्लम होती है, तो हम वो क्या करते हैं, वो भी तो हम सीखते हैं ना। तो समायोजन की एक प्रक्रिया है अधिगम, ठीक है। सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है, सीखना एक क्रम से होता है, तो सीखना एक क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है। ये सब क्या है, अधिगम की विशेषताएं हैं। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट कैसे है, जैसे पूछेगा कि इनमें से कौन अधिगम की विशेषता नहीं है, उसने 3 ऑप्शन तो अधिगम की विशेषता लिख दिया, एक कोई और ऑप्शन लिख दिया। तो जब आपको अधिगम की विशेषताएं पता होंगी तभी तो आप उसको आउट कर पाओगे। तो अधिगम की विशेषताएं आपको पता होंगी तभी आप उसको, जो गलत पूछा गया है उसको आप राइट कर पाओगे, ठीक है। इसलिए इनको भी देखना आपके लिए जरूरी है। अब हम देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मेनली क्या है, 2 हैं, व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक, ठीक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, 2 कारक हैं, व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक। इनको हम डिटेल में देखेंगे। व्यक्तिगत या शिक्षार्थी संबंधी कारक, ठीक है। तो व्यक्तिगत को शिक्षार्थी संबंधी कारक भी बोलते हैं। इनके अंदर जो जो पॉइंट आते हैं उनको देख लेते हैं। व्यक्तिगत या शिक्षार्थी संबंधी कारक, इसमें क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। अगर कोई चीज़ है जो कि बहुत नीरस है और हमें सीखना ज़रूरी है, अगर उसके लिए हमें अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन नहीं मिला है, तो हम उसको सीखने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम भी लगेगा और हम उसमें रुचि भी नहीं दिखाएंगे। और अगर हमें उसके लिए मोटिवेशन मिला है, अभिप्रेरणा है हमारे अंदर, हम मोटिवेट हैं अच्छे से उसको सीखने के लिए, तो क्या है, हम जल्द से जल्द उस अधिगम को सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा क्या है, होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभिप्रेरणा कम है तो अधिगम को प्रभावित करेगी। शिक्षार्थी की आयु भी अधिगम को प्रभावित करेगी। जैसे कोई बच्चा छोटा है और उसको हम वयस्क की चीज़ें सिखाना चाहते हैं, तो ये भी क्या है, अधिगम को प्रभावित करेगा। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करेगी। अगर कोई बच्चा परिपक्व नहीं है और कोई जटिल चीज़ हम उसको सिखाना चाहते हैं, तो वो भी अधिगम को प्रभावित करेगा, ठीक है। बुद्धि अधिगम को प्रभावित करेगी, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो बुद्धि लब्धि होती है वो हर बच्चे की अलग अलग होती है, तो ये जो बुद्धि है ये भी अधिगम को प्रभावित करेगा, ठीक है। अभी क्षमता, एप्टीट्यूड भी अधिगम को प्रभावित करेगी। थकान है, अगर बच्चे को बहुत थकान है तो वो अधिगम को प्रभावित करेगा, अधिगम अच्छे से नहीं सीख पाएगा वो, ठीक है। तथा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करेगा। अगर बच्चे का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो अधिगम को नहीं सीख पाएगा अच्छे से, तो ये जाहिर सी बात है अधिगम को प्रभावित करेगा। रुचि, अगर बच्चे की किसी भी काम को सीखने की, किसी भी चीज़ को सीखने की इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि ही नहीं है उसको, तो वो अधिगम को अच्छे से नहीं सीख पाएगा। अभिवृत्ति, एटीट्यूड नहीं है तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। ये सब चीज़ें क्या है, अधिगम को प्रभावित करती हैं। इच्छा, बच्चे की इच्छा अगर उस अधिगम को सीखने की नहीं है तो ये क्या है, इच्छा भी अधिगम को प्रभावित करेगी, है ना। आकांक्षा का स्तर भी बच्चे को प्रभावित करेगा। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यक्तिगत या शिक्षार्थी संबंधी कारक हैं ये, जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। और ये जो है, ये सारे जितने भी पॉइंट हैं ये व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पर्यावरणीय कारक, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। तो पर्यावरणीय कारक जो है वो शिक्षक से संबंधित कारक आता है, पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक आता है और अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक आते हैं। तो इनको भी देख लेते हैं। तो पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है वो है शिक्षक से संबंधित कारक। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं, जिन्हें स्टडी मटेरियल भी कहते हैं, वो बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती हैं, ठीक है। विषय का ज्ञान व शिक्षक का व्यवहार, जो जैसे शिक्षक का व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है। और जो विषय का ज्ञान है, जैसे कि कोई विषय है बहुत ज़्यादा टफ है और वो बच्चे के बुद्धि के स्तर के अनुकूल नहीं है, बच्चे की कक्षा के स्तर के अनुकूल नहीं है, बच्चे की एज के स्तर के अनुकूल नहीं है, तो क्या है, अधिगम अच्छे से नहीं हो पाएगा, बच्चा अधिगम को नहीं सीख पाएगा। तो विषय का ज्ञान व शिक्षक का व्यवहार जाहिर सी बात है कि अधिगम को प्रभावित करेगा, ठीक है। शिक्षण विधि एवं पुनर्बलन, शिक्षण विधि, जो भी शिक्षक शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहा है, अगर वो अच्छी नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, बच्चा क्या है, एकाग्र नहीं कर पा रहा है अपने मन को, तो ये सब क्या है, अधिगम को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं, विषय का ज्ञान व शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण विधि एवं पुनर्बलन जो है शिक्षक से संबंधित कारक हैं, जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब हम पर्यावरणीय कारक के अंतर्गत ही पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक देख लेते हैं। विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता, ठीक है, ये भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करती है। पाठ्यक्रम की संरचना व प्रकृति, विषय वस्तु का क्रम, आकार व मात्रा,
अभ्यास का उचित विभाजन, ये सब क्या है बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे कि विषय वस्तु की उद्देश्य पूर्णता, जैसे कि कोई विषय है और उसे शिक्षक जल्द से जल्द पूरा करवाना चाहता है, जल्दी जल्दी बस उसको क्या है पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक क्या है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो इससे क्या है बच्चे के अधिगम, जाहिर सी बात है बच्चे का अधिगम प्रभावित होगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस विषय को पढ़ाए जाना, विषय को बस कंप्लीट करा देना ही अधिगम नहीं होता। ठीक है, पाठ्यक्रम की संरचना अगर जटिल है, जो कि बच्चे की आयु के अनुसार नहीं है, तो बच्चा अधिगम अच्छे से नहीं सीख पाएगा, बच्चे का अधिगम प्रभावित होगा। ठीक है, विषय वस्तु का क्रम, आकार व मात्रा, विषय वस्तु बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे चैप्टर्स दे दिए गए हैं जिन्हें बच्चा बोझ समझ रहा है, बोझ के रूप में है। अब जैसे कि बोला ही गया है कि बोझ के बिना शिक्षा देनी है बच्चे को, तो ये क्या है बच्चे को प्रभावित करेगा, बच्चे के अधिगम को प्रभावित करेगा। अभ्यास, बच्चे से अगर उचित अभ्यास, उचित मात्रा में अभ्यास करवाया जाएगा तब तो वो पॉजिटिव फॉर्म में होगा, लेकिन अगर अभ्यास मात्रा से अधिक करवा दिया गया तो वही क्या है बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक क्या होते हैं? कक्ष में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था, विद्यालय व परिवार का वातावरण, कमरों में रोशनी तथा हवा का प्रबंध, उपकरण एवं प्रयोगशाला की व्यवस्था। अब ये किस तरह से बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं ये भी देख लीजिए। कक्ष में छात्रों के बैठने की अगर समुचित व्यवस्था है, जैसे कि कोई बच्चा जैसे बहुत आगे बैठा है तो कोई बच्चा बहुत पीछे बैठा है, या तो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये सब क्या है बच्चे जैसे टीचर है तो वो बच्चे पर प्रॉपर ध्यान तो हर बच्चे में नहीं दे पाएगा। अगर एक क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए हैं तो या तो जो बच्चा है वो बहुत पीछे बैठा है और उसको देखने में कठिनाई हो रही है, ब्लैक बोर्ड वो नहीं देख पा रहा है अच्छे से, तो ये क्या होगा, ये अधिगम को प्रभावित करेगा। जो आगे बैठा बच्चा है वो तो अधिगम अच्छे से सीख जाएगा, लेकिन जो पीछे बैठा है वो उसका अधिगम क्या होगा, प्रभावित होगा और वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। क्योंकि पीछे अगर वैसे पीछे बैठना गलत नहीं है अगर बच्चे को अच्छे से ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, लेकिन अगर कोई बच्चा इतना पीछे बैठा है कि उसे ब्लैक बोर्ड ही नज़र नहीं आ रहा है तो वो जाहिर सी बात है जो अधिगम होगा उस बच्चे का वो प्रभावित होगा। ठीक है, विद्यालय व परिवार का वातावरण, जैसे ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, विद्यालय व परिवार का वातावरण। अब जैसे विद्यालय का वातावरण ऐसा है कि कठोर नियम है, बच्चे को बोलने की ही अनुमति नहीं है, और परिवार का वातावरण ले लीजिए, परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, व्यवहार अच्छा नहीं है माता पिता का या किसी भी अन्य सदस्य का, तो उससे भी क्या है अधिगम को बच्चे का अधिगम प्रभावित होता है। क्योंकि विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों को खुली छूट हो कि वो अपनी बातों को टीचर से आराम से कह सकता हो। ठीक है, कमरों में रोशनी तथा हवा का प्रबंध होना चाहिए। कमरों में रोशनी आएगी, हवा का प्रबंध होगा तो बच्चा क्या है अधिगम को अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, उपकरण एवं प्रयोगशाला की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रॉपर उपकरण होने चाहिए, विद्यालय में प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, तभी बच्चे का अधिगम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे डिस्कस किया है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणिक कारक। व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आता है व्यक्तिगत या शिक्षार्थी संबंधी कारक, और पर्यावरणिक कारक के अंतर्गत क्या आता है? शिक्षक से संबंधित कारक, पाठ्यवस्तु से संबंधित कारक और अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधिगम चैप्टर कंप्लीट। कल हम डिस्कस करेंगे अधिगम के क्षेत्र एंड अधिगम के वक्र, जिनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। और रोज क्लासेस आती हैं इस चैनल पर, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा जो जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से। तो अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।